कल हमने दो फैक्टर पढ़ लिए थे। एक तो मैंने देखा था अधिशोष्य की प्रकृति, जिसमें आ गया था गैसों की प्रकृति। हमने ये बोला था जो गैसें आसानी से द्रवित हो जाती है उनका अधिशोषण पहले होगा, यानी उनका अधिशोषण ज्यादा होगा। उस पर एक बेस्ड क्वेश्चन भी दिया था कि निम्न में से किस गैस का अधिशोषण अधिकतम या सर्वप्रथम होगा। आंसर आ गया था SO2। मैंने एक सीक्वेंस भी बताई थी, SO2 आएगा, फिर NH3, फिर CO2, CH4, CO, N2, H2। ये सीक्वेंस थी, ये सीक्वेंस याद रखनी थी। फिर दूसरा प्रभाव देखा था तापमान का। तापमान का प्रभाव आपने काफी बार पढ़ लिया। भौतिक अधिशोषण पर तापमान बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा घटती है, और रासायनिक के अंदर शुरुआत में तो बढ़ती है, लेकिन बहुत अत्यधिक तापमान कर दोगे तो फिर अधिशोषण की मात्रा घटती चलती है। ये चीज कल हो चुकी थी। आज हेडिंग नंबर 3 लगाए, दाब का प्रभाव। तीसरा हेडिंग है दाब का प्रभाव। जो दाब का प्रभाव है, चाहे या तो सीधा लिखे दाब का प्रभाव, या सीधा एक हेडिंग और लगा सकते हैं। इस दाब के प्रभाव का अध्ययन किया था फ्रेंडलिक ने, एक वैज्ञानिक था फ्रेंडलिक, और उसने इस अधिशोषण को एक्सप्लेन करके एक सिद्धांत दे दिया जिसका नाम था फ्रेंडलिक अधिशोषण सिद्धांत। तो आप चाहो इस ब्रैकेट में या इस हेडिंग के साथ ही एक और हेडिंग लिख सकते हो, फ्रेंडलिक अधिशोषण सिद्धांत। तो ये पूरी की पूरी हेडिंग लगा दें आप, सॉरी सिद्धांत। अब देखो थोड़ा सा सिद्धांत में मैथमेटिक्स है, थोड़े सूत्र मिलेंगे, लेकिन आपको न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कराएगा, डोंट वरी। तो हेडिंग, मेन हेडिंग तो थी दाब का प्रभाव, लेकिन दाब के प्रभाव का अध्ययन जिस वैज्ञानिक ने किया उसने एक अपना सिद्धांत भी दे दिया, तो यही हेडिंग वही हो सकती है, फ्रेंडलिक अधिशोषण सिद्धांत। क्लियर? लगा दिया। दो तीन पॉइंट पहले लिखते हैं, इसने सिद्धांत क्या दिया उसके बारे में बात करते हैं, और फिर इसके न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर चलते हैं। न्यूमेरिकल नहीं कराएगा, हमें सूत्र या समीकरण निकालना है। चलो पहला पॉइंट लिखें, लिखें दाब का प्रभाव, दाब के प्रभाव का अध्ययन, दाब के प्रभाव का अध्ययन नियत ताप पर किया जाता है, नियत ताप पर किया जाता है। यानी आपको जब भी दाब का प्रभाव देखना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना होगा। क्लियर आएगा? आगे बढ़े, नेक्स्ट। अब ये जो फ्रेंडलिक अधिशोषण सिद्धांत है, ये मेनली लागू होता है भौतिक अधिशोषण पर, फिजिकल एड्सॉर्प्शन के ऊपर ये एप्लीकेबल है, ना कि केमिकल एड्सॉर्प्शन पे। दोनों पे ज्यादा अच्छे से किसको एक्सप्लेन करेगा? भौतिक अधिशोषण को, फिजिकल एड्सॉर्प्शन को। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, यह सिद्धांत भौतिक अधिशोषण को समझाता है। तो यह सिद्धांत भौतिक अधिशोषण यानी फिजिकल एड्सॉर्प्शन को एक्सप्लेन करता है। यह सिद्धांत भौतिक अधिशोषण को समझाता है। अब अगर एग्जामिनर सीधा क्वेश्चन पूछ ले, फ्रेंडलिक अधिशोषण सिद्धांत लागू होता है भौतिक अधिशोषण पर, रासायनिक अधिशोषण पर, दोनों पर, किसी पर भी नहीं, भौतिक अधिशोषण पर, क्योंकि उसी को एक्सप्लेन कर रहा है तो उसी पर लागू है। रासायनिक को ना ये एक्सप्लेन करेगा, ना ये रासायनिक ऊपर लागू होने वाला है। एक क्वेश्चन तो यही से पता पड़ गया। आगे बढ़े, अब देखो फ्रेंडलिक ने बोला क्या है उस पे आता हूं। फ्रेंडलिक ने एक छोटी सी बात बोली थी कि किसी भी गैस का अधिशोषण या किसी गैस की अधिशोषण की मात्रा उस गैस के दाब के ऊपर निर्भर करता है। पॉइंट लिखें, फ्रेंडलिक के अनुसार किसी गैस के लिए अधिशोषण की मात्रा, किसी गैस के लिए अधिशोषण की मात्रा
उसके दाब पर निर्भर करती है, उसके दाब पर निर्भर करती है। देखो उसके दाब पर निर्भर कैसे करती है, उसके लिए उसने एक सूत्र दिया। क्या सूत्र दिया? देखो उन्होंने सूत्र दिया था कि x/m निर्भर करेगा दाब की घात 1/n पर। क्या सूत्र दिया? x/m किस पर? ये तो ये ना प्रोपोर्शनल का साइन है ना, समानुपाती है। p की घात 1/n, ये थी समीकरण 1। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। चल अब मैं बता देता हूं। अच्छा, अगर मैं प्रपोज यानी समानुपाती का साइन हटा दूं तो एक नियतांक आता है क्या? x/m अगर मैं बराबर करूंगा ना भाई, समानुपाती को जब भी हटाओगे तो बराबर लगाओगे, और जब भी बराबर आएगा एक नियतांक साथ में आता है। नियतांक यहां पे मैंने लगा दिया k आ गया एक नियतांक, और आगे क्या लिखा हुआ है? p की घात 1/2। कोई तकलीफ नहीं, इसी से ये समीकरण मिली है। मैंने समानुपाती हटाया, उसकी जगह बराबर लगाया, तो एक नियतांक लगाना पड़ता है। ये एक सिंपल मैथमेटिक्स है। क्लियर? अब मैं सब बता दूं कौन क्या चीज है। ये देखो, अगर कोई पूछे x क्या है, तो x होता है अधिशोष्य का भार। x यहां पे क्या है? मास ऑफ एड्सोर्बेट, यानी ये है अधिशोष्य का भार। m क्या हो जाएगा? देखो m हो जाएगा अधिशोषक का भार, यानी मास ऑफ एड्सोर्बेंट। ये हो जाएगा अधिशोषक का भार, मास ऑफ एड्सोर्बेंट। अच्छा, x/m खुद क्या हो जाएगा? x/m हो जाएगा अधिशोषण की मात्रा। x/m किसके इक्वल होगा? एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, अधिशोषण की मात्रा, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। और यहां पे P क्या है? P हो जाएगा गैस का दाब, प्रेशर ऑफ द गैस, गैस का दाब, प्रेशर ऑफ द गैस। और ये छोटा n और ये छोटा k क्या है? ये देखो छोटा n और छोटा k क्या है? ये नियतांक है। नियतांक बोले तो कांस्टेंट है ये लो बताओ। तो फ्रेंडलिक ने एक समीकरण दी थी, x/m समानुपाती होता p की घात 1/n। ये समीकरण किसने दिया? फ्रेंडलिक ने दिया। x क्या है? अधिशोष्य का भार। m क्या है? अधिशोषक का भार। x/m अधिशोषण की मात्रा, p क्या? गैस का दाब, और n और k क्या है? नियतांक। तो हमें ये सूत्र याद रखना चाहिए। x/m किसके समानुपाती है? p की घात 1/n के समानुपाती है। एग्जामिनर हो सके 4 सूत्र बना के दे देगा। एक बार p की घात 1/n लिखेगा, एक बार p की घात सीधा n लिख देगा, एक बार p की घात 1/n के आगे माइनस लगा देगा, और एक बार x/n m के सामने p की घात -n लिख देगा। हल्के हल्के चेंजेस करेगा। 1/n की जगह n लिख दे, या प्लस की जगह माइनस लगा दे, 4 ऑप्शन बना देगा और बोल देगा कौन सा समीकरण फ्रेंडलिक अधिशोषण सिद्धांत के लिए सही है। लास्ट में क्वेश्चंस कराऊंगा, डोंट वरी। हम बहुत सिस्टमेटिक मैनर में उतारते चलते, एक एक समीकरण को समझा दूंगा, कैसे मैथमेटिकल अप्रोच आएगी आगे वो भी एक्सप्लेन करता जाऊंगा। इसमें कुछ वक्र भी बनाने पड़ते हैं, तो अभी मैं अब नेक्स्ट इस समीकरण का वक्र बना के बताऊंगा। पहले एक बार इतना उतार लें। तो यहां तक काम का क्या हमारे लिए? ये सूत्र x/m किसके समानुपाती? p की घात 1/n के समानुपाती। ये याद रखना आपको, समीकरण 1। अब x क्या है, m क्या है? x/m, p, n और k क्या है वो लिखे हुए, कोई नहीं पूछेगा, डोंट वरी। उतारा? आगे बढ़ जाए। चल अब मैं क्या कर रहा हूं? वक्र बना रहा हूं x/m और p के सापेक्ष। देखो एक मैं वक्र बना रहा हूं, यहां पे ले लिया है मैंने p,
और यहां पे मैं ले रहा हूं x बटा एम। x बटा एम का मतलब क्या हो गया? अधिशोषण की मात्रा। और p का मतलब क्या हो गया? गैस का दाब। जब इन दोनों के बीच में जब हम कोई ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ आपको कुछ इस प्रकार से मिलता है। देखो शुरुआत में तो जो p बढ़ रहा तो x बाई एम भी बढ़ता जा रहा, बढ़ते 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 एक स्थिति के बाद में p बढ़ाने पर x बटा एम की मात्रा बढ़ ही नहीं रही है। जबकि फ्रेंडलिक क्या बोला था? फ्रेंडलिक बोला था कि गैसों का दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। तो फ्रेंडलिक अगर सही होता तो ये ग्राफ तो सीधा यूं चलते ही चलना चाहिए था, पी बढ़ाते जाओ एक्स बटा एम बढ़ते ही जाएगा। लेकिन हमने देखा शुरुआत में पी बढ़ाया, एक्स बटा एम भी बढ़ाया, बढ़ते 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 जैसे ही मैंने अत्यधिक दाब लिया, अब मैं दाब चाहे कितना भी बढ़ा दूं, एक्स बटा एम का मान तो नियत हो गया, बढ़ना बंद हो गया। इसका मतलब यह सिद्धांत क्या उच्च दाब पर लागू होगा? क्या नहीं लागू होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आ जाएगा अभी थोड़ी सी देर में कि फ्रेंडलिक अधिशोषण वक्र या सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता? उच्च दाब के ऊपर लागू ही नहीं होता। देखो जैसे दाब बढ़ा दिया ये नियत हो गया, जब इसको तो बढ़ते ही चलना चाहिए था। अगला देखो, अब इस वक्र को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये देखना, दो स्थितियां ले लो। पहली स्थिति में बोल रहा हूं केस पहला। प्रथम केस है यदि, चलो पहले मैं एक बार केस से पहले भी एक दो चीजें बता देता हूं। देखो यहां तक कोई तकलीफ नहीं। अब अभी आपको एक समीकरण में क्या मिला है? आपके पास में समीकरण है x बटा एम समानुपाती है p की घात 1 बटा n। अभी आपको थोड़ी पता है 1 बटा n का मान क्या क्या हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूं इस समीकरण के लिए 1 बटा n का मान, 1 बटा n का मान 0 तथा 1 के मध्य, हमेशा इसका मान क्या मिलेगा? 0 और 1 के मध्य मिलेगा। सामान्यतः कितना मिलता है? 0.1 से लेके 0.5 के बीच में मिलता है। लेकिन हम ओवरऑल क्या बोल सकते हैं? 1 बटा एन का मान 0 और 1 के बीच में होता है। तो 1 बटा एन का मान 0 तथा 1 के मध्य होता है। अगर ऐसी बात है तो हम दो स्थितियां देखते हैं। देखो पहली स्थिति कौन सा देख रहा हूं? केस पहला। प्रथम केस क्या? देखो प्रथम केस बोल रहा है यदि n एक हो जाए, सॉरी, यदि 1 बटा n बराबर क्या हो जाए? 1 हो जाए। यदि n का मान आप क्या कर दो? 1 कर दो तो क्या हो जाएगा? तो n का मान 1 यहां पे रख देता हूं, और तो क्या करूं? यदि n का मान 1 हो तो बताओ ये समीकरण 1 क्या हो जाएगी? यही तो समीकरण 1 थी। तो हम बोल सकते हैं समीकरण 1 द्वारा हमें समीकरण 1 से क्या मिलेगा? हमें मिलेगा x बटा एम समानुपाती p की घात 1। और p की घात 1 लिखूं या नहीं लिखूं नहीं फर्क पड़ेगा। यानी इस दोनों के दोनों सीधे क्या हो गए? समानुपाती हो गए। मतलब जितना p बढ़ाओगे इतना x बटा एम बढ़ेगा। देखो जितना p बढ़ा रहा हूं उतना x बटा एम भी बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा। यानी अगर आप देखो इस ग्राफ का जो शुरुआत है ये इसके द्वारा सिद्ध हो रहा है क्या? ये देखो दोनों समानुपाती है। और ये ग्राफ का जो पहला वाला भाग है ये भी तो समानुपाती बता रहा है। मैं p जैसे जैसे बढ़ा रहा हूं, इधर जाने पर p बढ़ रहा है, इधर जाने पर x बाई एम बढ़ रहा है। तो देखो जैसे जैसे p बढ़ा रहे हो वैसे x बाई एम भी बढ़ रहा है। तो हम बोल सकते हैं यदि 1 बटा एम का मान 1 हो तो इस वक्र का शुरुआती भाग जो है वो उसको प्रूफ कर रहा है, कर तो रहा है ना। अगला देखो, मैं केस दूसरा ले रहा हूं। सेकंड केस देखो, अगर आप दूसरी स्थिति ले लो, यदि 1 बटा एन का मान 0 ले लो, 1 बटा एन का मान हमने क्या ले लिया है? 0 हो। तो अब समीकरण 1 से आपको क्या मिलेगा? समीकरण 1 से देखो, अब आपको पता है x बटा एम समानुपाती p की घात अब क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्या? समानुपाती p की घात 0। और किसी की भी घात 0 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। अगर मैं बोल दूं 10 की घात 0 मतलब क्या हुआ? 1। मैं अगर बोल दूं लाख की घात 0 मान क्या होगा? 1। अगर मैं बोलता हूं 5 की घात 0 मतलब क्या हुआ? 1। अगर मैं बोलता हूं x की घात 0 मतलब क्या हुआ? 1। अगर मैं बोल रहा हूं p की घात 0 मतलब क्या हुआ? 1। यानी मैं बोल सकता हूं x बटा m। क्या p पर कोई निर्भर करेगा क्या? अरे p की घात 0 का मतलब तो हो गया
शून्य, और शून्य का मतलब सॉरी पी के बाद शून्य का मतलब हो गया एक, और एक का मतलब अब x बटा एम पी पर निर्भर ही नहीं करता है, तो मैं बोल सकता हूं x बटा एम पी पर निर्भर नहीं करता। अगर ये स्थिति ले लोगे तो P पर निर्भर करेगा ही नहीं। तो देखो जैसे जैसे मैं P बढ़ाता जा रहा हूं इस ग्राफ में, देखो मैं P बढ़ाता गया लेकिन x बटा एम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब ये स्थिति इस ग्राफ का अंतिम भाग समझा रही है क्या? तो ये दोनों स्थितियां हैं जो इस ग्राफ को समझाते हैं। शुरुआती ग्राफ को कौन समझा रहा है? स्थिति एक, और अंतिम भाग को कौन समझा रहा है? स्थिति दूसरी। क्लियर रहेगा? उतार लो, यहां तक कोई तकलीफ नहीं। समीकरण देखा, एक बटा एन का मान क्या होगा? सदैव आपको 0 और 1 के बीच में ही मिलेगा। हमने दो स्थितियां लेके देख ली, अगर 0 होता तो क्या होता, 1 होता तो क्या होता। हमें पता पड़ा 0 होता तो ये वाला ग्राफ मिलता, 1 होता तो ये वाला ग्राफ मिलता। इसका मतलब इन दोनों के बीच में, इसका मतलब ग्राफ पूरा का पूरा मिलता है। प्रूफ हो गया ना? ये तो उतारो। तो पहली स्थिति में x बटा एम पी के समानुपाती है, और दूसरी स्थिति में x बटा एम पी पर निर्भर ही नहीं कर रहा। पहली स्थिति से आपको क्या मिल रहा है? x बटा एम पी के समानुपाती है। समानुपाती का मतलब होता है कि मैं बढ़ूंगा तो x बाई एम को भी बढ़ाऊंगा। पी बोल रहा मैं घटूंगा तो x बाई एम को भी घटाऊंगा। इसको बोलते हैं समानुपाती। जैसे अमीरी और रुपए समानुपाती है, जैसे जैसे रुपए आते जाएंगे वैसे वैसे अमीरी बढ़ती जाएगी, यही तो समानुपाती हुआ। तो पहली स्थिति है x बटा एम पी के समानुपाती है, क्योंकि p की घात 1 का मतलब p, और x बटा एम समानुपाती p। लेकिन दूसरी स्थिति में 1 बटा एन का मान जैसे ही शून्य लिया, p की घात शून्य होते ही अब x बटा एम समानुपाती हो जाएगा 1 के, और 1 तो एक नियतांक है। इसका मतलब हो गया वो p पे तो निर्भर ही नहीं कर रहा है। सूत्र में p तो गायब ही हो गया। इसके बाद अब जो पार्ट आएगा, अब इसमें थोड़ी सी लॉग एंटी लॉग जैसे शब्द, थोड़ी सी मैथमेटिक्स आएगी। तो जितनी जरूरत है उतना मैं मैथमेटिक्स साइड में समझा भी दूंगा। इस समीकरण से दूसरी समीकरण प्राप्त करते हैं, लॉग वाली। उतार लिया, आगे बढ़ जाए। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स में जा रहे हैं हम लोग, टेंशन मत लेना। जितना इंपॉर्टेंट होगा वहां इंपॉर्टेंट लगवा दूंगा मैं, इसलिए बेफिक्र रहो। मुझे एक बार समीकरण तो निकालना ही पड़ेगा, फिर समीकरण के द्वारा वक्र बनाएंगे, और वक्र के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चंस मैं वहां आपको बता दूं। हटा दूं एक बार ये, सबने उतार लिया? चलो अगला देखना। अब जो आपने एक समीकरण पहले पढ़ी थी वो क्या पढ़ा था हमने? हमने पढ़ा था x बटा एम समानुपाती है p की घात 1 बटा n के।
तो जैसे ही आपने समानुपाती हटाया, आपने बोला एक नियतांक आएगा, और नियतांक आ गया था k, और साथ में आ गया था p की घात 1/n, यही तो मिला। अब इस समीकरण का मैं आगे ले रहा हूं लॉग। मैं क्या बोल रहा हूं? लॉग लेने पर, उपरोक्त समीकरण का लॉग लेने पर। अब मैं बताता हूं लॉग लेने का मतलब क्या है। लॉग का मतलब है इधर वाले को भी लॉग से गुणा कर दो और इधर वाले को भी लॉग से गुणा कर दो, इसी को ही बोलते हैं लॉग लेने पर। तो x/m को किससे गुणा कर दूं? लॉग से। तो ये लॉग, ये आ गया x/m, बराबर क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा लॉग, और यहां क्या आ गया? यहां k गुणा p की घात 1/n है क्या? बिल्कुल। अब मैं लॉग के कुछ 2-3 सूत्र बताता हूं आपको, इधर देखो। लॉग का एक सूत्र होता है, अगर लॉग a गुणा b है, बीच में डॉट लगा है ना, इसका मतलब गुणा होता है मैथमेटिक्स में। a डॉट b हो तो ये वो नहीं है दशमलव, ये गुणे के लिए उपयोग करते हैं, फिजिक्स में भी मैथमेटिक्स में भी। मैथमेटिक्स में तो चलो आप दशमलव भी यूज करते हो, बट मेनली फिजिक्स में ये मल्टीप्लाई हो गया। आगे देखो, अगर आपको मिल जाए log a गुणा b, इसको सॉल्व करने का मतलब होता है log a प्लस log b, मतलब जो भी गुणा हो रहे हैं उन दोनों के साथ log लगा दो, और जो मल्टीप्लाई था, जहां गुणे का चिन्ह था, वहां प्लस लगा दो। ऐसे सॉल्व करते हैं log a गुणा b को। अब मान लो अगर आपके पास कोई ऐसी चीज मिल जाए log a की घात x, अगर ऐसा मिल जाता, इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखो। log a की घात अगर x मिल जाए तो उसको सॉल्व करने का तरीका होता है, जो भी घात है वो आगे आ जाएगी, और बाकी जो जैसे वैसा का वैसे लिख दो। x को लगा दो आगे, तो x, और ये आ गया log a। क्लियर रहेगा? इन दो सूत्र का उपयोग करेंगे हम लोग अभी यहां। चलो मुझे बताओ, ये log k गुणा p है क्या? तो k गुणा p है, तो k के साथ में भी log लगा दूं, p के साथ में भी log लगा दूं, और बीच में प्लस लगा दूं क्या? तो देखो इसको सॉल्व करता हूं, इसको सॉल्व करता हूं, करूंगा तो आ जाएगा log k प्लस log p, और p की घात क्या है? 1/n। देखो ये तो सॉल्व हो गया, लेकिन ये वो वैसा हो गया कि log a की घात x, तो जो भी घात होती है उसको आगे ले आते। तो देखो ये फाइनली समीकरण क्या बन गई? समीकरण बन गई है log k प्लस घात आगे आ गई तो 1/n, और यहां मिला log p। ये किसके बराबर है? ये बराबर है log x/m के। अरे फ्रेंडली का ये भी एक सिद्धांत है, ये भी एक समीकरण है। देखो पहले वाली समीकरण में log वो कुछ नहीं थे, तो हमने डायरेक्ट देखा था x/m समानुपाती p की घात 1/n। लेकिन जैसे log आ जाता है, पूरी समीकरण बदल के क्या हो गई? log x/m बराबर log k प्लस 1/n log p, ये हो जाता है। क्लियर रहेगा? आगे बढ़ता हूं मैं, अभी इसको हटा रहा हूं क्योंकि इनका तो उपयोग कर लिया। आगे बढ़ो। अब हम देखते हैं, मैं वापस यहां पे एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं वापस हटाऊंगा। एक मैथमेटिक्स में एक और समीकरण होती है जिसको हम बोलते हैं y बराबर mx प्लस c। अगर कोई ऐसी समीकरण हो तो इसके लिए एक वक्र बनाया जाता है। कैसा बनाया जाता है देखना, ये इसका वक्र बनाया जाता है। ये है y अक्ष, ये y अक्ष ही तो है। ये वाली कौन सी अक्ष है? x अक्ष। ले लिया आपने। इसका ग्राफ बनता है, यहां से शुरू होता है। अब यहां पे y यूज हो गया, x यूज हो गया, m कौन है? अभी आएगा m कौन है, तो m आएगा आपके पास में ढाल। ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ की ये जो है, इसे बोलते हैं ढाल। तो ढाल यहां पे क्या है? m है ढाल। और ये जो आपने ग्राफ जहां से शुरू किया और शून्य पॉइंट है, ये पूरा मान किसका होता है? ये मान होता है c का, और c को बोलते हैं अंतःखंड। इसको क्या बोलते हैं? अंतःखंड। कोई तकलीफ नहीं। एक मैथमेटिक्स में एक समीकरण है y बराबर mx प्लस सी। अगर आपको y बराबर mx प्लस सी का ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ ऐसा कुछ बनता है। यहाँ पे x होता है, यहाँ पे y होता है, यहाँ पे ये c होगा, ये जो ढाल है वो m के बराबर होगी। कोई तकलीफ नहीं। अब देखना, इस समीकरण को मैं तुलना कर रहा हूं, इस समीकरण को मैं तुलना कर रहा हूं, कोई एकदम दूसरा पेन यूज करके। ये लो, ये log x/m को अगर मैं मान लू y, log x/m को अगर मैं y मान लू, और log p को मैं अगर x मान लू,
x मान लिया, तो सोचो x के साथ गुणा कौन है, m, तो 1/n क्या हो जाएगा, m के बराबर हो जाएगा क्या, और प्लस जो c है, ये देखो प्लस और ये c, तो इसका मतलब log k को मैं क्या मान सकता हूं, c मान सकता हूं क्या। तो ये जो समीकरण मैंने निकाली, ये समीकरण तो वैसी होगी, देखो y बराबर mx प्लस c, इसका मतलब इस समीकरण का अगर ग्राफ बनाऊंगा तो ऐसे ही बनेगा। तो इस समीकरण का ग्राफ बनाते हैं, और देखो ग्राफ बनाते, इसको हटाओ, अब इस समीकरण का ग्राफ बनाते हैं हम लोग, ये लो, तो बताओ x की जगह पे x लिख दो, x कौन है, log p, तो यहां पे आ गया x की जगह पे log p। अच्छा y की जगह पे क्या है उपयोग किया हुआ है, log x बटा m, तो यहां पे आ जाएगा log x बटा m। अच्छा ग्राफ यहां से तो शुरू नहीं होगा, यहां से शुरू होगा, ये मैंने ग्राफ कर दिया यहां से शुरू। अच्छा इसको आपने क्या बोला था, अंतः खंड बोला था हमने, सी या अंतः खंड, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेप्ट। अच्छा वो सी के बराबर था क्या, यहां पे सी कौन है, log k। अब एग्जामिनर पूछता है फ्रेंडलिक अधिशोषण सिद्धांत में अंतः खंड कौन है, तो उसका आंसर होता है log k। कितना आसान हुआ, वो पूछ रहा है अंत्य खंड कौन है, log k आंसर है। ऑप्शन कैसे बनाएगा, k 1/k, log k, log 1/k, एक को टिक करवा लेगा, log k आंसर हो जाएगा। अच्छा दूसरा देखो, अभी आपने जब ये वक्र किया था तो ढाल का मान भी निकाला था क्या, बिल्कुल, और यही तो ढाल थी, ये इस त्रिभुज का ये जो ढाल है, इसी को तो आपने ढाल बोला था। और मुझे बताओ कि ढाल कौन था वहां पे, ढाल वहां पे m था क्या, और यहाँ पे m कौन है, m है 1/n के बराबर, तो बताओ यहाँ पे ढाल कौन मिली, 1/n। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा है, ढाल कौन है और अंतः खंड कौन है, यही दो क्वेश्चन होते हैं और कुछ नहीं है, ये उतार लो। तो देखो मैथमेटिक्स की एक समीकरण होती है, ये सब चीजें घुसी, इसलिए थोड़ा सा टफ हो गया, अपने लिए टफ है, क्योंकि बीइंग ए एग्रीकल्चर स्टूडेंट ये समझना थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए मैंने एक एक पॉइंट को क्लियर करते करते फिर ये डायग्राम पे पहुंचा हूं, ये उतारे पहले। अब एग्जामिनर क्या क्या पूछ सकता है वो सारी बात कर लेते हैं हम लोग। तो आफ्टर ऑल आपको तो यही याद रखना है कि फ्रेंडलिक में ढाल कौन होती है, 1/n होता है, फ्रेंडलिक में अंत्यखंड कौन होता है, log k होता है, बस। फिर ये चाहो तो ये log लेना नहीं लेना, छोड़ भी दोगे तो काम चल जाएगा अपना। भाई आपने y बराबर एम एच प्लस सी वाला समीकरण पहले कभी पढ़ा ही नहीं था, इसलिए आपके लिए टफ है, इसलिए मैंने पहले y इक्वल टू एम एच प्लस सी का ग्राफ क्या होता है वो समझाया, उसमें ढाल क्या है, अंत्यखंड है वो समझाए, फिर उसकी तुलना इस समीकरण से कर ली और इस समीकरण का ग्राफ बना दिया। आप बोलोगे सर y इक्वल टू एम एच प्लस सी वाला भी ग्राफ बना के रखो ना, दो दो ग्राफ क्यों याद कर रहे हो, एक ही याद रख लो, बात तो वही है, ग्राफ वैसा ही तो दिख रहा है। अब भाई गलती से ये याद नहीं कर लोगे उनमें अंत्यखंड सी था और वहां ऑप्शन सी मिलेगा नहीं, इसलिए जो अपना ग्राफ है उसका अंत्यखंड कौन है वही याद रखें हम तो। ये अंत्यखंड को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेप्ट, ढाल को बोलते हैं स्लोप। अपने हिंदी में लिखा आएगा, हिंदी मीडियम में लिखी लिए कोई तकलीफ नहीं।
हमेशा ध्यान रखना, फ्रेंडलिक अधिशोषण सिद्धांत में ढाल कौन है? 1/n, और अंत्यखंड कौन है? log k। अभी देखो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, सॉल्व कराऊंगा, 5 क्वेश्चन लिखवा देता हूं। इस पूरे सिद्धांत के ऊपर कैसे कैसे पूछ सकता है, टेढ़े मेढ़े हर टाइप के करके देख लेते हैं। उतार लिया? एक नोट लगा के वो पॉइंट लगा देता हूं कि ये नियम कब असफल हो जाता है। अत्यधिक दाब पर यह असफल हो जाता है क्या? बोला था मैंने शुरुआत में, क्योंकि ग्राफ सीधा जाते जाते भाई एग्जैक्टली इंक्रीज करते करते एकदम जाके सीधा हो गया था। और सीधा होने का मतलब दाब कितना भी बढ़ाओ, अधिशोषण की मात्रा बढ़ ही नहीं रही, इसका मतलब दाब पे निर्भर ही नहीं कर रही। यानी अत्यधिक दाब कर दोगे तो अधिशोषण अब उस पर निर्भर ही नहीं कर रहा। ये नियम तो यहाँ अधिक दाब पे ये फेल हो जाएगा, यानी असफल हो जाएगा। चले पॉइंट लिखें, नोट लगाएंगे, इंपॉर्टेंट लगाएंगे और पॉइंट लिखें। नोट लगाएं, उस पर इंपॉर्टेंट भी लगा देना। तो किस्मत अच्छी हुई तो इसी नोट पॉइंट से ही क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। ये 1-2 बार नहीं, 3-4 बार पूछा हुआ है अलग अलग एग्जामों में, हर बार इसी लाइन को पूछते हैं। लिखे, देखिए फ्रेंडलिक अधिशोषण सिद्धांत, फ्रेंडलिक अधिशोषण सिद्धांत अधिक दाब पर, अधिक दाब पर असफल हो जाता है। अधिक दाब पर असफल यानी फेल, आप असफल को ब्रैकेट में फेल भी लिख सकते हो, असफल हो जाता है। क्लियर? क्वेश्चंस लिखो चलो। चलो क्वेश्चंस लिखें, पहला लिखें, फ्रेंडलिक अधिशोषण, फ्रेंडलिक अधिशोषण वक्र में, फ्रेंडलिक अधिशोषण वक्र में, फ्रेंडलिक अधिशोषण वक्र में ढाल होती है, ढाल होती है। ये 4 ऑप्शन दिए देखो, n, 1/n, log n, log 1/n। फ्रेंडलिक अधिशोषण वक्र में ढाल होती है, और आपको ध्यान रखना होगा ढाल क्या होती है? 1/n होती है। चलो अगला क्वेश्चन लिखे ये उतारने के बाद। देखा कैसे पूछा? आपको कोई सिद्धांत थोड़ी पूछा, सीधा आपको क्या एक डेटा पूछ लिया, ढाल क्या लिखा है। नेक्स्ट, अच्छा अगर मैं ये बोल दूं, एक क्वेश्चन देखो, देखिए यदि फ्रेंडलिक अधिशोषण सिद्धांत में, यदि फ्रेंडलिक अधिशोषण सिद्धांत में, सिद्धांत में n का मान, n का मान 3 हो तो, n का मान 3 हो तो ढाल होगी, ऑप्शन नंबर पहला बोल रहा है 3, ऑप्शन नंबर दूसरा बोल रहा है 1/3, तीसरा बोल रहा है 3/2, और चौथा बोल रहा है ज्ञात नहीं कर सकते। बताओ। देखो भैया n का मान आपको दे दिया 3, और ढाल क्या होती है? 1/n।
यानी n का मान 3 है तो 1/3, आंसर क्या टिक हो गया। आसान है। हो सकता है वो n का मान देके सीधा ढाल का मान पूछ ले, तकलीफ ही काम है। हमें पता ढाल होती है 1/n और n का मान दे दिया, आंसर आ गया 1/n, 1/3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चले, लिखिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, फ्रेंडलिक अधिशोषण सिद्धांत। फ्रेंडलिक अधिशोषण सिद्धांत लागू होता है, लागू होता है पहला लिखो निम्न दाब पर, निम्न दाब पर। दूसरा लिखो अत्यधिक दाब पर, निम्न दाब पर दूसरा था अत्यधिक दाब पर। तीसरा लिखेंगे दोनों पर, और फोर्थ लिख दें दोनों पर ही नहीं। फ्रेंडलिक अधिशोषण सिद्धांत लागू होता है निम्न दाब पर, अत्यधिक दाब पर, दोनों पर, या दोनों पर ही नहीं। केवल निम्न दाब पर लागू होता है ये, क्योंकि अत्यधिक दाब पर तो ये असफल हो जाता। आंसर क्या टिक करोगे, निम्न दाब पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंडली का सही सूत्र है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंडली का सही सूत्र है। पहला दे रहा है x/m बराबर k गुणा p। दूसरा दे रहा है x/m बराबर k गुणा p की घात n। तीसरा दे रहा है x/m बराबर k गुणा p की घात 1/n। और चौथा दे रहा है m/x बराबर k गुणा p की घात 1/n। ये तो याद रख लिया कि p की घात 1/n होता है, लेकिन ये याद नहीं रखा x/m होता है, m/x होता है। मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये मत बोले ना दो दो सूत्र साम सेम लिख दिए, नहीं लिखे काके, यही सही है। ये देखो यहाँ पे x/m नहीं m/x लिख दिया। फटाफट के चक्कर में ये लिखेगा ऊपर और ये लिखेगा नीचे, और आधे मेरे भाई लोग यहां से टिक करके निकल लेंगे, बोलेंगे ये तो मजा आ गया, बहुत आसान दे दिया। घर आके पता पड़ेगा मामला गड़बड़ हो गया। समझ गए होंगे। देखो छोटी मोटी एरर ही तो कराएगा तो और क्या कराएगा। अगले क्वेश्चन पे चले। हाँ उतार लो। उतारा क्या, चलो फिर अगला क्वेश्चन लिखें। निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन सा फ्रेंडली का, निम्न में से कौन सा फ्रेंडली का सही समतापी वक्र है। निम्न में से कौन सा फ्रेंडली का सही समतापी वक्र है। चलो अब देखो यहां पे ऑप्शन अलग अलग टाइप से मैं दो क्वेश्चन बना रहा हूं। इसी क्वेश्चन का पहला पार्ट बोल रहा हूं कि चार अगर डायग्राम ये बना के दे दे। ऑप्शन नंबर ए ये बोल रहा x/m और ये p, पहला ग्राफ ये बनाया। ये देखो इसका दूसरा ऑप्शन बना रहा है ये p लिया है, यह x/m लिया है और ग्राफ बना दिया सीधा। ये देखो तीसरा ऑप्शन बनाया, ये ग्राफ बना दिया है ऐसा, यहां पे ले लिया है p और यहां पे ले लिया है x/m। और देखो चौथा ऑप्शन क्या बना रहा है, चौथा ऑप्शन ए बना रहा है, इधर लिया है p, इधर लिया है x/m और ग्राफ बना रहा है ऐसा। एक तो चार ऑप्शन ये दे सकता है, और देखो इसी क्वेश्चन का दूसरा रूप देखता हूं कि चार ऑप्शन ऐसे नहीं दिए, चार ऑप्शन ऐसे दे देता तो पहला ऑप्शन दे रहा है log p और यहां दे रहा है log x/m और ग्राफ बना दिया ये। दूसरा देखो
ये लिया log p, ये लिया log x बटा m, ग्राफ बना दिया ये। तीसरा देखो वही, यहां पे ले लिया log p और यहां पे ले लिया है log x बटा m और ग्राफ बना दिया ये। और चौथा ग्राफ देखो, चौथा ग्राफ अगर ऐसा बना देता, यहां लिया है log p और यहां लिया है log x बटा m और ग्राफ अगर ये बना देता तो क्या ठीक होगा? देखो जब log नहीं होता है तो ये ग्राफ था, और जब log आ गया था तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला ग्राफ बना, यानी ये आंसर हो गया था। ध्यान रख लेना कि कब log होता है तो कौन सा ग्राफ होता है। क्लियर रहेगा? उतारो। ये मैंने देखो लगभग सारे पॉसिबल क्वेश्चंस लिखा दिए। अब एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया कि फ्रेंडलिक अधिशोषण सिद्धांत का ढाल तो पूछ लिया, अंत्यखंड कौन है? अब एक क्वेश्चन तो छोड़ ही दूं, log k हो जाएगा। अंत्यखंड कौन होता है? log k। वो ऑप्शन कैसे देगा? log k, log 1/k, सिर्फ k या सिर्फ 1/k? ध्यान रख लेना। अब तो चाहो तो जाए तो किसी भी एग्जाम के जाके क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेना, फ्रेंडलिक यहां से गलत नहीं होगा। भले 10 साल 15 साल पुराने पेपर कोई भी उठा के देख लेना, इनसे बाहर नहीं जाएगा, डोंट वरी। देखो मैथमेटिकल अप्रोच थी, मैथमेटिकल सूत्र बने, लॉग लिया, एंटी लॉग लिया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी भी आया, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। अल्टीमेटली क्वेश्चंस कहां पूछते हैं वो एक आइडिया हो गया, ऐसा ही कुछ पूछेगा तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना, लॉग ले लिया क्या हो गया क्या नहीं हो गया, डोंट वरी। तो ये उतारे और उसके बाद हम अगला हेडिंग लगाएंगे। ये ओवरऑल हमने दाब का कंप्लीट प्रभाव खत्म कर दिया। दाब का प्रभाव यहां खत्म हो गया है। अब हम देखेंगे सांद्रता का प्रभाव, और सांद्रता के प्रभाव का हेडिंग सांद्रता से नहीं लगा के हेडिंग कुछ और लगाएंगे। अरे बस सेम ग्राफ है, एक बार एक्स बाई एम और पी है और एक बार लॉग लॉग लगा देना, ग्राफ चारों वही है। यहां देख देख के अपनी कॉपी में देख के बना लो ना, एक बार लॉग नहीं है दोनों जगह, चारों ग्राफ सेम है, फिर चारों ग्राफ सेम है, लॉग लगा के बस आंसर क्या ठीक कर देंगे। पहले वाले में आंसर 1 हो जाएगा, अगले वाले में आंसर 4 हो जाएगा। हटा दें, अगले हेडिंग पे चले, हेडिंग लगाएं विलियन प्रावस्था में अधिशोषण। विलियन प्रावस्था में अधिशोषण, हाँ चाहो तो 4 नंबर हेडिंग लगा दो। ये दाब का प्रभाव था। अगला प्रभाव हम देखेंगे मेनली सांद्रता का, और सांद्रता किसकी देखते हो? विलियन की, इसलिए हेडिंग लगाई है मैंने विलियन प्रावस्था में अधिशोषण। विलियन प्रावस्था में अधिशोषण। देखो एक मैं छोटा सा जुगाड़ बता रहा हूं और ये हेडिंग अभी खत्म हो जाएगा 1 सेकंड में। जब गैसें होती है तो गैसों का होता है दाब, और दाब को हम बोलते हैं पी के द्वारा। और जब गैस नहीं हो और द्रव हो, द्रव या द्रव्य कुछ बोल ले, लिक्विड बोल देता हूं, लिक्विड होगा तो उसका दाब नहीं होता है, उसकी होती है सांद्रता। और सांद्रता को किससे बोल सकते हो? सी से ना, सांद्रता कंसंट्रेशन सी। अब वहां पे पी पे कौन आया था? लेंग्यूमर आया था, और समीकरण क्या दी थी? x बटा एम समानुपाती पी की घात 1/n, और पूरी रामायण चला दी थी इसने। यहां लेंग्यूमर वापस आएगा लेकिन उलझाएगा नहीं, वो बोलेगा देखो x बटा एम समानुपाती p की जगह c लो, c की घात 1/n, और सब कुछ वही थ्योरी वापस आएगी जो आज हम इस पूरे
1 घंटे में हमने पढ़ा, कल वापस पूरा 1 घंटा इसी के ऊपर रिवीजन होगा, पी की जगह सी आ जाएगा और ये हेडिंग खत्म हो जाएगी। कितना आसान था। अरे तो इसका मतलब क्या हुआ, आज पढ़ के आओगे ना, अभी क्लास खत्म नहीं हुई, कॉपियां बंद मत करो, अभी तो मुझे पॉइंट्स लिखाने। मैं तो ये बोल रहा हूं कि इस पॉइंट्स में कुछ ऐसा नया नहीं है, जहां पे पी था समीकरण में वहां पे सी लगा देना और पूरा का पूरा डेटा, पूरा का पूरा थ्योरी, पूरे के पूरे क्वेश्चंस वो के वो है, दाब की जगह सांद्रता आ जाएगा बस। इसका मतलब ये पॉइंट कुछ नया नहीं है। एग्जाम की रात एक पढ़ना है, सिर्फ पी वाला, सी वाला छोड़ देना। अरे क्लियर रहेगा। अब मैं आपको देखो गैसों का किसी भी सतह के ऊपर अधिशोषण में बता चुका हूं। जैसे कोई मेरे पास सिलिका है और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, SO2, CO2 सब ले लिया, सबसे पहले अधिशोषित आके कौन हुई, SO2 हो गई, बता दिया था मैंने। अब मैं देखता हूं अगर सांद्रता है तो कोई विलयन आके कैसे अधिशोषित होता है, उसके 2 एग्जाम्पल बता देता हूं, फिर ये सारा थ्योरी पढ़ लेंगे। तो ये थ्योरी आज तो पढ़ नहीं पाएंगे, एग्जाम्पल जरूर आज लिखवा देता हूं। चलो 2 चीज इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। देखना, मैंने लिया है एसिटिक अम्ल का मैंने लिया है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का विलयन। अगर आप इस एसिटिक अम्ल के विलयन में चारकोल मिला दो, अगर हम इस एसिटिक विलयन में, एसिटिक अम्ल का विलयन है, एसिटिक अम्ल अम्लीय होता है तो विलयन अम्लीय रहेगा। मैंने कुछ नहीं किया, इस विलयन के अंदर थोड़ा सा चारकोल मिला के घुमा के रख दिया, थोड़ी देर बाद चेक किया तो उस विलयन की सांद्रता कम हो गई। टेंशन ये हो गई कि सांद्रता कम कैसे हो गई, तो बड़े बोले कि चारकोल ने एसिटिक अम्ल को अपने ऊपर अधिशोषित करा लिया, तो विलियन से चारकोल, सॉरी विलियन से एसिटिक अम्ल तो चारकोल पे आ गया, तो विलियन में एसिटिक अम्ल की कमी हो गई और एसिटिक अम्ल अम्लीय था तो अम्ल की कमी हो गई, इसलिए अम्लीय गुण कम हो गए। तो हम क्या बोलेंगे, चारकोल मिलाने पर क्या हो जाता, विलियन की सांद्रता कम हो जाती है, विलियन की सांद्रता कम हो जाती है। कोई अगर कारण पूछ ले तो इसका कारण क्या होगा, अधिशोषण के कारण। अच्छा, अधिशोषण किसी गैस का थोड़ी हुआ है, अधिशोषण तो एसिटिक अम्ल का हुआ है, और एसिटिक अम्ल विलयन में, विलयन के रूप में ना, तो ये तो विलयन का अधिशोषण हुआ। देखो एक एग्जांपल दिया, अगला देखना, एक और एग्जांपल। अच्छा, आपको लिटमस पत्र के बारे में कुछ छोटी मोटी बातें पता है क्या? लिटमस पत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है नीला, एक होता है लाल। अच्छा, अम्ल का काम क्या होता है, लाल को नीला या नीले को लाल? लाल को नीला या नीले को लाल? अरे काके, इसमें भी कंफ्यूजन है। इसका कंफ्यूजन खत्म करता है अपना 1-2 का 4, 4-2 का 1 वाला बंदा, अनिल कपूर। अरे ट्रिक है, कौन? अनिल कपूर। कपूर को तो गोली मारो, अनिल पे आ जाओ। अनिल का अ का मतलब अम्ल, क्या काम करता है, नीले को लाल कर देता है, ये लो। तो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करने का काम किसका है, अम्ल का, यानी एसिड का काम है। ये तो ट्रिक हुई। अब अल्टीमेटली हमें इस ट्रिक से मतलब नहीं, मैं तो इस पे आ रहा हूं कि लिटमस पत्र आपको पता 2 प्रकार के होते हैं, एक लाल रंग का, एक नीले रंग का। अगर मैं अम्ल में मिलाऊंगा तो रंग चेंज होगा, मैं क्षार में मिलाऊंगा तो रंग चेंज होगा। मैंने तो पानी में मिला दिया, मैंने लिया एक लाल लिटमस पत्र और इसको पानी जो उदासीन है मिला के बढ़िया घुमा दिया, तो क्या पूरा विलियन लाल हो जाएगा क्या? अरे हो जाएगा, पानी के अंदर घुल जाएगा लिटमस पत्र। तो लिटमस पत्र पानी में घुला और पानी का रंग क्या कर दिया, लाल। फिर आपको याद आया, अरे यार पानी को तो लाल करना ही नहीं था, मामला गड़बड़ हो गया, मुझे तो पानी ऐसा चाहिए नहीं, मुझे पानी जैसा पानी चाहिए। आप कुछ मत करो, उसमें चारकोल मिला दो और बढ़िया शेक कर दो, थोड़ी देर बाद वो जो लाल रंग था कौन अधिशोषित कर लेगा, चारकोल, और विलियन वापस से क्या हो जाएगा, रंगहीन। यानी पानी वापस वैसा को वैसा बना सकते हो, किसके उपयोग के द्वारा, चारकोल। अब देखो चारकोल ने क्या किया, लिटमस का जो विलियन था उसमें रंग को अवशोषित किया है क्या, सॉरी अधिशोषित किया है क्या? ये भी तो किसके द्वारा हो रहा है, अरे विलियन के द्वारा ही तो अधिशोषण हो रहा है। तो मैं यहां पे ले रहा हूं लिटमस विलियन,
लिटमस विलियन। और अगर आपने लाल लिटमस लिया है तो क्या उसका रंग लाल हो सकता है क्या? और अगर आपने नीला लिटमस लिया है तो क्या इसका रंग नीला हो सकता है क्या? मैं दोनों रंग बता देता हूं। या तो लिटमस विलियन मैंने लाल लिया है या मैंने ले लिया है नीला। विलियन कैसे बनाया? पानी में डालकर। अब मैंने क्या कर दिया है, इसमें डाल दिया है सक्रिय चारकोल। अरे एक ही बात है, चारकोल सक्रिय चारकोल, सक्रिय चारकोल। अरे चारकोल और सक्रिय चारकोल में फर्क क्या बताओ? अभी आप में और सुबह जो आए वही फर्क है। सुबह आए थे एकदम मजे में आए थे, फुल एनर्जी के साथ आ रहे हैं, आज तो अपन ही है, सारे के सारे टॉपिक यूं याद हो गए। और शाम होते होते अभी वाली हालत क्या हो गई, कोई छोड़ देवे यार, घर जाके रोटी खानी है, यह स्थिति हो जाती। क्या तुम सक्रिय नहीं रहे तो काम तो वही करोगे ना, यूं तो है नहीं कि यही लिपट जाओगे, टक खत्म खेल। अरे भैया जाओगे तो घर, पढ़ाई तो करोगे ना, बट वो सक्रियता कम हो गई। तो सक्रिय चारकोल का मतलब एक्टिवेटेड चारकोल है, इसकी सतह अधिशोषित जल्दी करवाएगी, मोर इफेक्टिव है। तो अगर लिटमस विलियन ले लिया, किसी भी रंग का लिया हो, सक्रिय चारकोल मिला दोगे तो विलियन क्या हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा। अब विलियन क्या हो जाएगा? रंगहीन। और अगर कोई पूछ ले कारण क्या है, तो यही कारण है भाई साहब का, ये कारण दोनों में लागू है, समझे क्या? और दोनों में विलियन के द्वारा अधिशोषण हो रहा है क्या, इसलिए मैंने हेडिंग लगाया विलियन प्रावस्था में अधिशोषण। दो हेडिंग ये देख लिए, और कल आते ही हम लोग क्या करेंगे, लेंग्यूमर फ्रेंडलिक अधिशोषण सिद्धांत देखेंगे विलियन के लिए। पी की जगह सी लिखेंगे, 10 मिनट में थ्योरी खत्म करेंगे, लास्ट हेडिंग पे आएंगे अनुप्रयोग, और ये चैप्टर यहां खत्म करेंगे। आज जाने से पहले आपको शीट लेके जाना है, बिना शीट के नहीं जाओगे। और इवन दो शीट आपको क्लास में ही मिलेगी, इसलिए भाग के नीचे मत आना। अभी एक और क्लास है, लास्ट है, बैठे रहना, मैं भेज रहा हूं फिर शीट के लिए, ये उतार लो। चलो आज क्लास यहीं तक रखते हैं।